हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राकेश चौरे और आज मैं आपको सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के जनरल प्रिंसिपल्स बताऊंगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्पिनल बना हुआ है। ये एक स्पिनल जो है ये एक तरह का मिनरल है जो दो सॉलिड से मिलकर बना है। तो ये कैसे बनेगा? ये थोड़ा डायमंड जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, पर ये डायमंड नहीं है। ये कैसे बनेगा और ये स्पिनल क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में। तो चलिए बात करते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन की। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन के जनरल प्रिंसिपल की बात करने से पहले मैं आपको सॉलिड स्टेट रिएक्शंस क्या होती है इसके बारे में बता दूं। सॉलिड स्टेट रिएक्शन वो होती है जो कि दो सॉलिड्स के बीच में या तो मेल्टिंग या फिर ग्राइंडिंग के कारण के द्वारा की जाती है। यानी इन रिएक्शन की स्पेशलिटी ये होगी कि इसमें सॉल्वेंट एब्सेंट होगा, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विदाउट सॉल्वेंट ही दो सॉलिड्स के बीच में रिएक्शन कराई होगी। आप तक अभी तक आपने देखा होगा, कई तरह की रिएक्शन देखी होगी कि सॉलिड लिक्विड रिएक्शन, सॉलिड लिक्विड लिक्विड रिएक्शन, गैस गैस रिएक्शन, गैस लिक्विड रिएक्शन। पर सॉलिड सॉलिड रिएक्शन में हमको सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उन्हीं को बोलते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे हो रही है? बाय मेल्टिंग या फिर ग्राइंडिंग। तो ये जो रिएक्शन है इसकी शुरुआत हीट ऐड करके होती है, यानी उनको हीट दी जाती है रिएक्टेंट्स को, और उसके बाद फिर रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो होती है वो कराने के बाद जनरली पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। और ये जो सॉलिड होते हैं, ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होगी इसमें जो केमिकल वेस्ट है वो बहुत कम होता है, और इनकी जो मात्रा है, प्रोडक्ट की जो मात्रा है, प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। तो ये सॉलिड स्टेट रिएक्शन का एक एडवांटेज है कि इसमें केमिकल वेस्ट बहुत कम मिलेगा और यील्ड बहुत बढ़ जाएगी। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से हमने दिखाया है, दिस वन। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए गए। एक है एनोड, ये है एनोड, और ये है कैथोड। तो ये एनोड कैथोड क्या है? जनरली क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो एनोड होता है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, लूज करेगा। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कॉपर रॉड है, अगर ये कॉपर रॉड है, ये अगर ऑक्सीडेशन कर रही है, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिल्वर की तरफ। ये सिल्वर की रॉड है। तो कॉपर की जो रॉड है वो कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप है, सिल्वर की जो रॉड है वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, ये एक्सटर्नल सर्किट है, जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो रॉड है इसकी थिकनेस कम होती जाएगी और इस रॉड की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस रॉड रॉड का डीकम्पोजिशन होगा। ये रॉड क्या होगी? डीकम्पोज होगी, टूटेगी, इसका क्षरण होगा। क्यों हो रहा है इसका डीकम्पोजिशन? क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की तब इसमें डीकम्पोजिशन शुरू होगा। अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें डीकम्पोजिशन नहीं होगा। तो डीकम्पोजिशन कब हो रहा है? जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम ये तय कैसे करेंगे कि कौन एनोड पर रहेगा और कौन कैथोड पर रहेगा। यहाँ जैसे हमने कॉपर को रखा हुआ है एनोड पर और सिल्वर को रखा हुआ है कैथोड पर, तो ये कैसे तय करेंगे कि कौन एनोड पर होगा या कौन कैथोड पर होगा। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें आप देख रहे हैं इसमें सबके पोटेंशियल दिए हुए हैं। बीच में ये हाइड्रोजन का पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, जो होता है जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये होता है 0, और इसी के थ्रू बाकी के पोटेंशियल हम निकालते हैं। तो इसके ऊपर जितने हैं सबके नेगेटिव में पोटेंशियल्स हैं और इसके नीचे जितने हैं सबके पॉजिटिव में पोटेंशियल्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम ये देख लेंगे कि किसका पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आप इसमें देखें तो कॉपर जो है वो यहाँ है जिसका पोटेंशियल है प्लस 0.34, यानी ये हाइड्रोजन के काफ़ी नज़दीक है। और सिल्वर जो है इसका पोटेंशियल है, ये यहाँ सिल्वर है, इसका पोटेंशियल है प्लस 0.80। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है कॉपर का वो सिल्वर की कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब कॉपर जो, अगर कॉपर सिल्वर के साथ जोड़ा जाएगा तब कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वैसे ही अगर हम कॉपर को अगर जिंक के साथ जोड़ देते, जैसे कि यहाँ जोड़ रहा है, अगर हम जिंक के साथ जोड़ देते तो जिंक का पोटेंशियल देखो -0.76। इसका मतलब क्या होगा कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसका नेगेटिव पोटेंशियल है। तो जितनों के नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ही, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जो हाइड्रोजन यानी जीरो पोटेंशियल के काफ़ी करीब होगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने बताया है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये है सॉलिड स्टेट रिएक्शंस। अब हम आते हैं हमारे काम की बात पे, यानी हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन के प्रिंसिपल्स पे। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो होती है वो दो प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है। पहला होता है न्यूक्लिएशन और दूसरा होता है ग्रोथ। तो न्यूक्लिएशन क्या होता है, तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कोई मेटल का पीस है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करना है का मतलब जैसे अभी जो अपकमिंग एग्जांपल हम देखेंगे MgO और Al2O3 का, कि MgO को जब हम Al2O3 से रिएक्ट कराएंगे तो MgAl2O4 बनेगा। जो स्पिरल हमने बताया था अभी वो बनेगा। तो कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले न्यूक्लिएशन यानी ट्रांसफॉर्म होगा। कौन, MgO और Al2 मिलेंगे, Al2O3 मिलेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इसमें न्यूक्लिएशन होगा यानी न्यूक्लियस का निर्माण होगा। इस तरह से दो न्यूक्लियस का निर्माण होगा। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इनकी ग्रोथ होना शुरू होगी, यानी इन न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे सर्किल बनना शुरू होंगे, ग्रोथ शुरू होगी। जब इन पे सर्किल बनेंगे तो कहीं और कुछ और न्यूक्लिएशन होना शुरू होगा। तो न्यूक्लिएशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको। न्यूक्लिएशन का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। ये छोटे छोटे जो डॉट नए बन गए ये कहलाएंगे न्यूक्लिएशन। और इनके ऊपर जब इस तरह से लेयर्स बनती जाएगी, इस तरह से इसके ऊपर और एक लेयर बनेगी, इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, इसके ऊपर एक नई लेयर आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे ग्रोथ। ये फिर एक न्यूक्लिएशन, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, अब वो पैदा हो गया, अब वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, है ना। एक बेबी पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो क्या करेगा, तो जब वो पैदा हुआ उसको बोलेंगे न्यूक्लिएशन।
और उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करेंगे तो वो ग्रोथ कहलाएगी। तो इस तरह से न्यूक्लिएशन को हम समझा सकते हैं। अब ये न्यूक्लिएशन से फिर ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन के प्रिंसिपल दो तरह के हैं, न्यूक्लिएशन और ग्रोथ। तो न्यूक्लिएशन क्या होता है इसको आप डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आपका इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आप कि जब पहली लेयर बनना शुरू होती है, तब जब कंपाउंड बनना शुरू होता है पहली लेयर का, तब उसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था कि न्यूक्लिएशन क्या होता है। तो आयंस का डिफ्यूजन होना इंटरफेस की तरफ, और जहां क्रिस्टल बन रहा है वहां आयन का डिपोजिशन होना। जहां एक जगह से आयन डिफ्यूज होंगे, निकलेंगे, और एक जगह पे जाके डिपॉजिट होंगे जहां क्रिस्टल बन रहा है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। जहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं उनको बोलेंगे न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस में जो ग्रेन्स होंगे किसके, रिएक्टेंट्स के, वो एक दूसरे से क्रॉस करेंगे हाई टेम्परेचर पर। आयंस जो रहेंगे इंटरफेस से मूव करेंगे और वो क्रिस्टल बनाएंगे। और ये जो क्रिस्टल बनेगा इसकी एक पर्टिकुलर स्टोकियोमेट्री होगी। यानी जैसे अगर MgO और Al2O3 मिलते हैं, MgO का मतलब मैग्नीशिया, और एल्यूमिना जब आपस में मिलते हैं तब वो बनाते हैं स्पिनल। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर स्टोकियोमेट्री, तो इनकी जो स्टोकियोमेट्री रहती है वो 1:3 की रहती है। यानी 1 उसमें मैग्नीशिया रहेगा, MgO रहेगा, और 3 उसमें Al2O3 रहेगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर स्टोकियोमेट्री के थ्रू क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो साइज रहेगा क्रिस्टल का वो कुछ एंगस्ट्रैम के आसपास हो सकता है, जो कि एक यूनिट सेल से बड़ा होता है। और जो साइज और लेंथ होगी न्यूक्लियाई की, तो वो जिसको हम थर्मोडायनामिक के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूक्लियाई का जो क्रिटिकल साइज रहता है वो स्पाइनल प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है बनने की, जो फ्री एनर्जी है स्पाइनल प्रोडक्ट बनने की जो फ्री एनर्जी है वो, और सरफेस न्यूक्लियाई की जो सरफेस एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी है, उनके बीच में, क्योंकि स्पाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी फ्री एनर्जी नेगेटिव में रहेगी और न्यूक्लियाई की सरफेस एनर्जी जो रहेगी वो पॉजिटिव में रहेगी, उनके बीच के बैलेंस को बताता है कौन, न्यूक्लियाई का क्रिटिकल साइज। यदि न्यूक्लियाई बहुत छोटा है तब सरफेस एरिया जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और उस स्थिति में न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा। तो ये न्यूक्लिएशन के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम ये देख लेते हैं, इस ये अगर डायग्राम आप बनाएं तो आपको अच्छे नंबर, अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये ड्रॉ करना है। ये है एल्यूमिना Al2O3, इसको एक अलग कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और ये है मैग्नीशिया MgO। आप यहाँ देख रहे हो मैंने दोनों की पिक्चर्स भी ली हैं। ये है मैग्नीशिया, एकदम वाइट पाउडर है, और ये है एल्यूमिना, ये भी वाइट पाउडर है। मैग्नीशिया यानी जिसमें मैग्नीशियम आयन है, और एल्यूमिना यानी जिसमें एल्यूमिनियम आयन है। अब ये जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं MgAl2O4, स्पिनल जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये है स्पिनल। स्पिनल देखिए आप कैसा लग रहा है, डायमंड की तरह लग रहा है। और बना किससे है ये इस MgO से और इस Al2O3 से। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे ऊपर वाले डायग्राम नहीं बनाने एग्जाम में। अगर आपको आता है तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, ये वाला, ये डायग्राम आपके लिए मस्ट रहेगा।
इसको आपको बनाना है। इस तरह से दो सरफेस बना देनी है, एक MgO जिसका Mg2+ आयन डिफ्यूज़न होगा, और एक Al2O3 जिसमें Al3+ आयन डिफ्यूज़न होगा। तो ये यहाँ से एल्यूमिनियम का आयन डिफ्यूज़ हो रहा है और यहाँ से मैग्नीज का आयन डिफ्यूज़ हो रहा है, और दोनों डिफ्यूज़ होके कहाँ जा रहे हैं? दोनों डिफ्यूज़ होके इस इंटरफेज में जा रहे हैं। ये है इंटरफेज, और ये जो इंटरफेज है ये बना रहा है कौन? ये बना रहा है ये MgAl2O4, ये इंटरफेस है वो। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कि ये डायग्राम पूरी न्यूक्लिएशन को भी दिखा रहा है, ये डायग्राम ग्रोथ को भी दिखा रहा है, ये सारी, इसलिए इसका नाम लिया है न्यूक्लिएशन एट इंटरफेस फेवर्ड बाय स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोडक्ट फेज, न्यूक्लिएशन रेट एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ, इसको बताया गया है इस डायग्राम के थ्रू। नीचे ये जो रिएक्शन है इसको आपको लिख लेना है, ये रिएक्शन ही आपको समझानी है मेनली, कि किस तरह से MgO और Al2O3 रिएक्ट करेंगे और MgAl2O4 बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है, जो थ्योरेटिकली आप लिखेंगे, उसको आपको इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझा देना है। अब इसके बाद तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं ग्रोथ की। तो जैसा कि न्यूक्लिएशन में बताया था कि पहले क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगा और फैलेगा। तो यही चीज़ है ग्रोथ में, कि जो न्यूक्लियाई है उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, तब उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। यद्यपि जो पहली कुछ लेयर्स होती है वो प्रोडक्ट की, वो बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन बाद की जो लेयर यानी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है, उसमें समय लगता है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियाई, प्रोडक्ट के न्यूक्लियाई की थिकनेस का बढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो रिएक्टेंट जो होंगे जैसे कि MgO और Al2O3, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहेंगे, और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो वो एक दूसरे से एक इम्परमिएबल स्पिनल के लेयर के द्वारा सेपरेट होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया था आपको कि एक इम्परमिएबल स्पिनल बीच में आ जाता है, और उसकी लेयर के थ्रू दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इसी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे होगी या डिफ़िकल्ट होगी। तो क्या हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को, जिसके लिए कि Mg2+ आयन और Al3+ आयन की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्लो कर देगा, और इस वजह से जो प्रोडक्ट की लेयर है वो धीरे धीरे फॉर्म होने लगेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी से बचने के लिए, इस रिएक्शन के दौरान यह आवश्यक हो जाता है कि हर 3 Mg2+ आयन डिफ्यूज होने पर एल्यूमिनियम का एक आयन जरूर डिफ्यूज होना चाहिए, यानी वही जो रेशो हम बोल रहे थे 1:3 रेशो होना चाहिए। तो 3 Mg2+ आयन अगर डिफ्यूज हो रहे हैं MgO से, तो Al2O3 से एक Al3+ आयन उसी समय पर डिफ्यूज होना चाहिए, तभी ग्रोथ बेटर तरीके से हो पाएगी और इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी से बचा जा सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी हो जाएगी और रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं न्यूक्लिएशन और ग्रोथ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।